ओके, श्योर। चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, कुछ फ्लक्स निकलता है आपका, तो ये गॉस लॉ होता है बेसिकली, एप्सिलॉन नॉट, ये लॉ है। हम्म कि चार्ज की वजह से, ड्यू टू द चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उससे निकलती है या उसमें एंटर करती हैं, तो वो चार्ज पे डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव होगा तो निकलेंगी और नेगेटिव होगा तो एंटर करेंगी, ठीक है। लेकिन थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम जो बनाई गई उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल सरफेस। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे। और इसे अगर बंद कर दूं मैं सरफेस को, तो ये बन जाता है गॉसियन सरफेस, यानी बंद सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का मतलब किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज बंद कर दिया जाए, तो दैट इज गॉसियन सरफेस। बंद होना चाहिए, क्योंकि कुछ फील्ड लाइन फिर ऐसी भी तो होंगी जो इसमें से खुला है तो निकल जाएंगी। अब क्या होता है, अगर ये सरफेस सिमेट्रिकल है, एरिया, सरफेस एरिया जो है ये, तो सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कर लूं, यूं कर लूं मैं, और यहाँ एक ऐसे एक डिस्क डाल दूं, सर्कुलर डिस्क, ऐसे, क्लियर। इसका एरिया वेक्टर मुझे दिख रहा है कि या तो ऊपर होगा वाई की तरफ, हम्म एक्स की तरफ नहीं होगा, जेड की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी जिधर से एरिया दिखता है उधर एरिया वेक्टर होता है। और एरिया में जो एंगल लगता है, देखो हमारे पास एंगल कैसे मेजर होते हैं, इसको बात को समझना चाहिए। हमारे पास एंगल मेजर करते हैं डिग्री मेजर, हम्म 45 डिग्री, ठीक है। तो वो कुछ डिग्री मेजर कुछ होता नहीं, 360 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो मैथमेटिकली क्या होता है कि एंगल दो तरीकों से मेजर होता है, एक होता है लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है रेडियन वाला। जैसे मैं कहूं कि सरकमफ्रेंस जो है, फेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर, और उसका कोई रेडियस होगा। तो ये जो एंगल है ये रेडियन में एंगल है, ठीक। अब मैं कहूं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सॉलिड एंगल, हम्म बट इट इज नॉट इन रेडियन, इज स्टार रेडियन। हम्म तो कुछ लोग इसे भी रेडियन ही समझ लेते हैं, रेडियन में नहीं होता, स्टार रेडियन होता। तो अगर स्पीयर के, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया इधर से दिखेगा, हम्म तो ठीक है, यहाँ मेरी आंख होगी तो वेक्टर ले सकता हूँ मैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि ये जो चीज होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, हम्म ऐसे। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हुई, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली बोल देते हैं कि फोर्स जो लगे किसी चार्ज पे तो बता देता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी फिर इसके आगे कुछ चीजें मिलेंगी। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ इसमें कोई एरिया का प्लेन मैंने रखा, तो प्लेन जो है मेरा कुछ इस तरीके से रख दिया, तो मेरा जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है, तो मेरा एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया वेक्टर, जिसको मैं डीएस लिख रहा हूं अभी, है ना, या डीए लिख रहा हूं। तो इस एरिया वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मतलब बीच में एंगल क्या कर दूं,
थीटा, वो काम आएगा फ्लक्स में। तो इस एरिया वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा सम्राट, ए कॉस थीटा, और एरिया के प्लेन में चला जाएगा कौन, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा से तो फील्ड पास नहीं हो रहा है, इसमें से जिसमें एंटर कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो ये इसमें जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पास हो रहा होगा, जो इसके साथ जा रहा होगा, एरिया के वाई एक्सिस पे जा रहा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यो जा रहा है सम्राट, यो ऐसे, तो वो तो इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का एंगल मान लो ऊपर मान लो, क्यों मोहित, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर मान लो, इसे मान लूं मैं जे कैप पे और इसे मान लूं मैं आई कैप पे, ऐसे एक्स एक्सिस पे मान लो सपोज। तो डॉट क्या होगा, आई डॉट जे, दोनों के बीच का एंगल क्या, 90। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई ए कॉस 90। तो यानी पास नहीं हो रहा है भाई, ये फ्लक्स नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सी ए काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो यानी फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है कि देखना पड़ता है कि प्लेन से बना है एंगल, कई बार क्या होता है प्लेन से एंगल हो जाता है, तो उसे 90 में से माइनस कर लेते हैं हम, तो नॉर्मल से एंगल हो जाता है। प्लेन से एंगल मान लो 30 है, प्लेन से एंगल 30 है, अभी बोर्ड से एंगल मान लो 30 है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर से देखना होता है, तो कितना बनेगा 60 बनेगा, तो ई ए कॉस 60, समझ रहे हो बस। तो एंगल विद प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल विद प्लेन 30 बट विद नॉर्मल 60। तो क्वेश्चन में ये पढ़ के देखें कि प्लेन से दिया है या ऑलरेडी एरिया से दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाता है कि इस चीज को अगर मैं थ्योरम पे ले जाऊं, यानी फ्लक्स को बंद करूं, गॉसियन सरफेस डेवलप करूं, तो ये चीज हो जाती है, फिर कितना चार्ज आया उसके अंदर, ये आ जाती है। और ये क्या होता है, ये होता है फ्री स्पेस, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो परमिटिविटी लगी है ये फ्री स्पेस की है, फॉर एनी मीडियम परमिटिविटी मीडियम की लगेगी। और ये भी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल टू के इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम अगले चैप्टर में होगा, जब से डालेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, कैसे पोलराइज करता है, क्या करता है। बट यहाँ पे इतना है कि जो परमिटिविटी है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पानी की मैं बात करूं तो फॉर वाटर, अगर वाटर की बात कर लूं मैं, तो के का वैल्यू लगभग 80 से 82 तक जाता है। तो अब देखिए कितने बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को गिरा देगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर देगा, अगर 82 है तो एक कर देगा, वजह पोलराइजेशन, यानी चार्ज उसमें होते हैं मोटे, वो उल्टे घूम जाते हैं, उल्टी फील्ड बन जाती है। वो पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है अगले चैप्टर में लूंगा, अभी नहीं, अभी तो सिंपल चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि फ्री स्पेस का डाटा, तो जनरली फ्री स्पेस में ही निकलवाया जाता है, बट कहीं हो जाए ऐसा जेई में या कहीं कि भाई इसमें तो डाइलेक्ट्रिक है, दैट विल बी की, फिर ये लगेगा, ठीक है। उस एरिया में उस जोन पे लग जाया करता है, उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जब प्रैक्टिस होगी। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन पे ले लेते हैं कि भाई ये इससे जो सिमेट्रिकल सरफेस है कैसे क्या क्या चीजें निकल जाती हैं। तो पहला एप्लीकेशन में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल और स्फीयर। तो यहाँ पे दोनों में सेम क्यों आता है, बात ये है। तो वी नो दैट द चार्ज can move inside the conductor, because conductor has free electrons. So
the charge mutually repel and resides बोल देते हैं on surface in static equilibrium in such a way the charge does not experience any resultant force, यानी कुछ ऐसे फैल जाते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वहां चले जाते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे भाग जाएं, दूर से दूर रिपेल कर रहे हैं हम, और फिर आपस में एक डिस्टेंस बना लें ताकि फोर्स जो है जीरो हो जाए। अब मान लीजिए मैं एक सरफेस अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज स्पेरिकल सॉलिड स्फीयर, मैंने क्या कहा, ये एक सॉलिड स्फीयर है। तो सम्राट लिया जा सकता है ना, और इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने, तो मैंने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से विड्रॉ कर दिए मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए इसमें से। ऐसे तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन का कंसेप्ट क्या है कि भाई प्रोटॉन तो चलता नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चलता है। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ लेन देन करते 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 पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पहुंचा देंगे, सरफेस पे। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज बना, ये क्या करेगा, यहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, न्यूट्रल हो गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो मोहित फिर ये भी कुछ ऐसा ही करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज नॉट मूविंग, इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, ले रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ले रहा है। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर पहुंच जाएगा। सरफेस पर पहुंचने का मतलब है इनर बाउंड्री ऑफ सरफेस, सरफेस के ऊपर नहीं होता, सरफेस में होता, चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक शब्द लगा देते हैं, चार्ज ऑन सरफेस। चार्ज ऑन सरफेस। तो ये स्टेटमेंट लिखी होती है लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत होती है, क्योंकि सरफेस के ऊपर थोड़ी बैठे हैं, सरफेस में है, चार्ज इनसाइड सरफेस ऐसा होता है। तो खैर लिखने में क्या होता है कि चार्ज ऑन सरफेस ही हम लिखते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस में है तो सरफेस पर कह देते हैं, लेकिन वो शब्द जो है गलत है, वर्ड्स वो गलत है। अब क्या होता है कि अगर मैं इस सरफेस का कोई हिस्सा लूं इस तरीके से और ऐसा बना लूं इस हिस्से को, और ध्यान से देखेंगे मेरी बात को समझेंगे कि कुछ इस तरीके से बना लो इस सरफेस को, मैं कोई हिस्सा लूं मैं इसका ऐसे यूं, और ऐसा बना लूं सरफेस, स्फीयर का सरफेस दिख रहा है मुझे, तो सम्राट दिख जाएगा, स्फीयर का एक सरफेस मुझे ऐसे दिख जाएगा गोला कहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ ऐसे होंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो इस चार्ज पे लगने वाले सभी के रिपल्सन कहाँ होंगे, टेंजेंट पर होंगे, सरफेस में होंगे। तो जब तक सब पे जीरो नहीं हो जाता तब तक ये रुकेंगे नहीं, इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट खत्म हुआ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल ईच अदर। on the surface, the electric field exits only due to normal component।
यानी जब सरफेस में टेंजेंशियल कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे के बैलेंस कर जाएंगे, तो कैसे कंपोनेंट बचेंगे सम्राट? नॉर्मल कंपोनेंट बचेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का जो शेप है वो कैसा भी हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पे वो उसके परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सम्राट?